फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको उससे शेयर करूंगा। पहला ये कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जाते तो हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि क्या लेना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, क्या स्टेट में फिर से आ जाना चाहिए, स्टेट के कॉलेजेस को लेना चाहिए या ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस को लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे डाउट होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स इस तरह के डाउट रखते हैं, यार ऐसे कॉलेज को लो जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो। तो इस तरह की डाउट कैंडिडेट्स के दिमाग में रहते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में 15% जो गवर्नमेंट सीटें हैं उसके लिए एक और राउंड बढ़ाना चाहिए। मीन्स 2 राउंड होते हैं, उसके बाद जो सीटें मिलती हैं वो रिवर्ट बैक हो जाती हैं स्टेट के लिए। क्या एक राउंड बढ़ा चाहिए, क्योंकि 2 राउंड होते हैं। काउंसलिंग का इस तरह से शेड्यूल है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग राउंड 1 खत्म हो जाएगी तो फिर स्टेट कोटा की मेरिट स्टार्ट होती है, फिर स्टेट कोटा का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। ये इस तरह से इसका प्रोसेस होता है, इस तरह से काउंसलिंग शेड्यूल होता है स्टेट कोटा और एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का, कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्टेट में सीटों को डिजर्व करते हैं लेकिन वो ऑल इंडिया कोटा के साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया या फिर किसी और स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफर कर लेते हैं। क्या होना चाहिए पूरा डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे स्टेट में हमको सीटें नहीं मिलेगी या हमारे स्टेट में लो ग्रेड का कॉलेज मिलेगा या हमारे स्टेट में इतना मीन्स बॉन्ड है, ज़्यादा रूरल बॉन्ड है, हम अदर स्टेट के कॉलेज को लेंगे। तो देखिए, आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहला कि जिस कॉलेज में हम जाएं वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिस कॉलेज में जाएं उसका हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी हो, जिस कॉलेज में जाएं उसका क्लिनिकल अच्छा हो, जिस कॉलेज में जाएं उसका पेशेंट फ्लो अच्छा हो। ठीक है, अगर आप ये सारे पैमाने, जितने पॉसिबल पैमाने हैं कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको ऑल इंडिया कोटा में बहुत अच्छी रैंक पे ही मिलेगा। 2000-3000 रैंक पे अगर आप हैं तो आपको इस तरह की फैसिलिटी मिल सकती है कि आपको सब कुछ अच्छा मिले। वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप एम्स न्यू दिल्ली में भी जाएंगे तो आपको उसमें भी सब कुछ अच्छा शायद ही मिले। मीन्स कहीं ना कहीं कहीं हॉस्टल फैसिलिटी की दिक्कत हो जाएगी, कहीं पर रैगिंग की दिक्कत हो जाएगी। मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट्स का मीन्स, क्योंकि अभी मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन में एक मेल आया था। तो एक कैंडिडेट्स ने पूछा, सर मेरे 635 मार्क्स हैं, झारखंड में क्या मिलेगा या कौन सा बेस्ट कॉलेज हो सकता है। मैंने कहा झारखंड में रिम्स रांची मिल सकता है या फिर एमजीएमएमसी, दोनों आपको मिल सकते हैं। रिम्स रांची भी मिल सकता है। तो उसने कहा हमें झारखंड नहीं लेना है। मैंने कहा क्यों? कहा रिम्स रांची में ऐसा होता है, यहाँ रैगिंग होती है, यहाँ का ये खराब है, यहाँ का ये खराब है। तो उसने कहा ऑल इंडिया कोटा में। तो मैंने कहा ऑल इंडिया कोटा में आपके कॉलेजेस मिल सकते हैं लेकिन आपके स्कोर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से बहुत सारे डाउट कैंडिडेट्स के दिमाग में होते हैं कि क्या लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मिल सकता है जो टॉप कॉलेजेस में जाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है, बहुत ही अच्छी क्लिनिकल है, बहुत ही अच्छी सब कुछ है। मीन्स इंटरनल रिजर्वेशन भी है, इंटरनल पीजी भी है, सब कुछ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी रैंक बहुत हाई है, आपका स्कोर भी बहुत लो है और आप ये सोचते हैं कि आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो आपको क्या रल लगता है कि नए कॉलेजेस में जो 1 साल पहले या इस साल ओपन हो रहे हैं तो वो आपको सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे? नहीं होगा। कहीं हॉस्टल बन रहा होगा, कहीं पे कॉलेज की बिल्डिंग बन रही होगी, कहीं पे फैकल्टी कम होगी, कहीं पे मीन्स हर चीज़ अपना अपना यहाँ पे होता है। तो एक बार ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अपीयर होने से पहले अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा कि हमको करना क्या है। डिसाइड कर लीजिए कि भैया ऑल इंडिया कोटा से सीटें लेनी है या फिर स्टेट कोटा के न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस या लो ग्रेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि पेशेंट फ्लो अच्छा रहेगा या सब कुछ अच्छा रहेगा, तो स्टेट का केवल टॉप जीएमसी या 2-4 जीएमसीज होते हैं जिसमें सब कुछ अच्छा होता है। अगर आप नीचे आते हैं, आपकी रैंक नीचे है, तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा कि पेशेंट फ्लो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और दूसरी ये बात है
अगर आप ये पैमाने मानते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं पिछली बार जिन्होंने केजीएमसी को छोड़ दिया। बताइए, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इंडिया में मिस टॉप जीएमसीज में आता है, इवन एमएसबीएचयू के बराबर आता है। उसको भी कैंडिडेट्स ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने कहा कि यहाँ रूरल बाउंड होता है। अगर आप अभी की सोच के चलेंगे कि भैया अभी से हमने पीजी भी डिसाइड कर लिया कि भैया हमको पीजी में रिजर्वेशन 50% लेनी है, अभी से हमने डिसाइड कर लिया कि हमको रूरल बाउंड नहीं लेना, तो 5 साल की पढ़ाई करोगे, 5 साल अच्छी पढ़ाई होगी, तभी तो जाके आपकी फर्दर स्टडी हो पाएगी। अगर 5 साल की पढ़ाई आपकी अच्छे कॉलेज में नहीं होगी तो फिर आप 50% रिजर्वेशन लीजिए या 60% रिजर्वेशन लीजिए, वो कहाँ मैटर करता है? तो मैटर ये करता है कि आप कौन से कॉलेजेस में जाना चाहते हैं और क्या आपकी प्रायोरिटीज है। रैंक अच्छी है तो ठीक है, रैंक खराब है तो फिर आपके पास ये सब नहीं होता कि सब कुछ अच्छा मिल जाए, हमको ऐसा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे रैगिंग भी ना हो, ऐसा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे पॉलिटिक्स भी ना हो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी ना हो। इस तरह के डाउट, इस तरह के, ये मान के चलिए कि इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं लगभग हर जगह आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। सब कुछ अच्छा हर कॉलेज में नहीं होता है। तो एक बार अगर ऑल इंडिया कोटा में अदर स्टेट के कॉलेजेस को लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार घर बैठ के एक बार डिसाइड कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि करना क्या है। क्योंकि एक डिसीज़न आपका गलत होगा तो फिर ये एमबीबीएस ऐसा नहीं है कि 1 साल में आपका एमबीबीएस खत्म हो गया। 5 साल, 5.5 साल वहाँ पे जाके आपको टिकना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप साउथ के कॉलेजेस ले लिए अपने स्टेट के लो जीएमसी को छोड़ के और वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि एमबीबीएस का मतलब केवल सीटों तक नहीं होता कि सीटें ले ली काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। ये आपको वहाँ पे स्टडी भी करनी पड़ेगी, उस तरह से आपको माहौल भी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर कैंडिडेट्स कंसिडर नहीं करते हैं। हालांकि जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं उनको फिर कॉलेजेस को चूज करना पड़ता है। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हर कॉलेज का सब कुछ अच्छा नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप जीएमसीज होते हैं जिसमें सब कुछ आपको फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप स्टेट में रहना चाहते हैं तो स्टेट में डिसाइड कर लीजिए। अगर आप स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि भाई हम लो ग्रेड का कॉलेज अपने स्टेट का नहीं लेंगे, हम अदर स्टेट के किसी ऐसे कॉलेज को ले लेंगे जहाँ पे तो सब कुछ सही हो। साउथ इंडिया के कॉलेजेस काफ़ी डिमांड में होते हैं जहाँ पे पेशेंट फ्लो, क्लिनिकल सारा अच्छा मिल जाता है, तो ये सोचते हैं। तो एक बार इसको डिसाइड कर लीजिएगा कि करना क्या है, कौन सा कॉलेज। अभी से लिस्ट बना लीजिए, या मैं लिस्ट आपको दे दूंगा बाद में भी, कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, क्या करना है, किस स्कोर पे आपका क्या मिल सकता है, क्या चांसेस है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि राउंड 2 की काउंसलिंग। एमसीसी में अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग देखेंगे तो 15% सीटों के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1 में अगर आप कोई भी कॉलेज लेते हैं उसको बेधड़क छोड़ सकते हैं, रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। राउंड 2 में अगर आप, अभी तक यही है, राउंड 2 में अगर आप कॉलेजेस को लेते हैं और एक बार रिपोर्ट कर देते हैं तो आप वो कॉलेज छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ देंगे तो फिर सारी काउंसलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। स्टेट कोटा में भी आपको सीटें नहीं मिलेंगी और एमसीसी का भी पार्ट नहीं होंगे एज पर एमसीसी रूल। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे खराब बात एमसीसी काउंसलिंग की ये होती है कि एमसीसी काउंसलिंग का जो शेड्यूल होता है वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग से ओवरलैप होता रहता है। एमसीसी राउंड 1 की काउंसलिंग जो अभी तक देखने में मिला है, राउंड 1 की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है और राउंड 1 का जब एलोकेशन होने लगता है तब कहीं जाके स्टेट मेरिट आनी शुरू होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एमसीसी की राउंड 1 की काउंसलिंग में स्टेट के होते हैं, जो काउंसलिंग पार्ट्स होते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स 620 से ऊपर जिनके मार्क्स होते हैं वो कहते हैं भैया एमसीसी की काउंसलिंग में चलो देखा जाए कैसी होती है काउंसलिंग। तो यहाँ पे वो जाते हैं काउंसलिंग, यहाँ पर भी सीटें लेते हैं। उसके बाद जब स्टेट मेरिट आती है तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो स्टेट में जब फाइनल मेरिट बनती है बिफोर चॉइस फिलिंग
तो दिखता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, और उसके बाद जब राउंड 1 का एलोकेशन आता है राउंड स्टेट का, तो लगता है कट ऑफ भैया 625 630 चला गया। उसके बाद फिर राउंड 2 स्टार्ट होता है एमसीसी का, और यहाँ पे राउंड 1 में कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो गए, यार कट ऑफ तो 630 चला गया, हमको राउंड 2 या मॉपअप तक तो सीटें मिलेंगी नहीं जिस हिसाब से। फिर क्या होता है, कैंडिडेट्स स्टेट वाले फिर राउंड 2 में जाते हैं एमसीसी के, फिर वहाँ पे सोचते हैं भैया हमको स्टेट में तो इतना कट ऑफ बढ़ गया है, हम राउंड 2 में जाते हैं एमसीसी के थ्रू, भैया कोई कॉलेज ले लें, हमारा ड्रॉप है, हम आगे नहीं करना चाहते, तो वो जाते हैं वहाँ पर राउंड 2 में सीटों को ले लेते हैं। अब क्या होता है कि राउंड 2 के बाद स्टेट के मॉपअप, और कहीं कहीं मॉपअप और राउंड 2 स्टेट का एक साथ हो जाता है, कहीं कहीं राउंड 2 पहले होता है फिर मॉपअप लास्ट में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट्स राउंड 2 में सीटों को ले लिए और उसके बाद रिपोर्टिंग भी कर दी, तो अब सीटें छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो राउंड 2 में जाते हैं, फिर उसके बाद सीटों को छोड़ देते हैं, नहीं लेते, वहाँ पे वो स्टेट के कॉलेजेस को लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि एमसीसी की काउंसलिंग में राउंड 2 के बाद बहुत सारी सीटें होती हैं गवर्नमेंट की जो स्टेट को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब इसमें घाटा उन कैंडिडेट्स का होता है जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा होता है, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, कभी कभी यूपी के साथ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो कैंडिडेट्स अदर स्टेट के कॉलेजेस को ले लेते हैं, अदर स्टेट के कॉलेजेस को ले, और उनकी स्टेट के कॉलेजेस की जो सीटें होती हैं वो रिवर्ट बैक हो जाती है स्टेट को। अब उनके स्टेट के कॉलेजेस की सीटें अगर रिवर्ट बैक हो जाएंगी स्टेट को, तो स्टेट में सीटें बढ़ जाती है राउंड 2 और मॉपअप के लिए, तो फिर वो 630 का कट ऑफ 610 में चला जाता है, 610 या 605 तक चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि ये दोनों काउंसलिंग एकदम ओवरलैप होती रहती है। या तो फिर एमसीसी की काउंसलिंग एक साथ पूरी फिनिश करवा दीजिए, या तो फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग होनी चाहिए, एक साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या होता है कि कहीं रिपोर्टिंग होती है तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कहीं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो मेरे ख्याल से एक राउंड अगर और बढ़े एमसीसी के काउंसलिंग में 15% ऑल इंडिया की, तो जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स या जिनकी रैंक मीन्स जस्ट बेस स्कोर पे होती है कि मीन्स जस्ट उनको लगता है कि हाँ सीट मिल जाएगी, और फाइनली होता क्या है कि उनको सीटें मिल नहीं पाती हैं, उनको सीटें मिल सकती हैं उनके स्टेट में, अगर आप स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते। तो एक राउंड अगर इंट्रोड्यूस होता है 15% AIQ में, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछली बार और पिछली से पिछली बार भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इसका। राजस्थान के कैंडिडेट्स क्या किए, उनको पहले राउंड का उन्होंने कट ऑफ देखा, कहा भैया इतना ज़्यादा है, उन्होंने एमसीसी के राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे सीटें ले ली, और बाद में पता चला कि जब कट ऑफ आया राउंड 2 और मॉपअप का, तो पता चला कि उनके स्कोर पे तो आसानी से सीटें मिल सकती थी, उनके स्टेट में नहीं मिली, बिकॉज कि उन्हें लगा कि यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया। ये रिस्की राउंड होता है, इसीलिए कहता हूँ कि अगर एक राउंड और बढ़ जाए, और इस बार और भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला 27% और 10% ईडब्ल्यूएस वाला अगर रिजर्वेशन लगा, तो फिर और भी मेरिट, फिर आपको मेरिट में बहुत ज़्यादा हाई आपको दिख सकता है। स्टेट कोटा में भी हाई दिखेगा राउंड 1 में, और ऑल इंडिया कोटा में भी हाई दिखेगा, एटलीस्ट राउंड 1 में बहुत ज़्यादा हाई आपको दिख सकता है। राउंड 2 में धीरे धीरे वो कम होता जाता है, राउंड 2 और फिर मॉपअप में। लेकिन राउंड 1 में आपको ऐसा दिखेगा कि आपके लिए कुछ भी नहीं रह गया, खासकर जो कैंडिडेट्स बेस स्कोर पे हैं उनको लगेगा कि हाँ हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रह गया है। एमसीसी राउंड 1 में भी जाएंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी नहीं है 615 620 वाले, हालांकि राउंड 2 और मॉपअप तक वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के घचपच हो जाता है इसमें, स्टेट काउंसलिंग और एमसीसी की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। तो या तो इसको सेपरेट कर दो एमसीसी की काउंसलिंग को, कि भैया एमसीसी काउंसलिंग जब फिनिश हो जाएगी, यहाँ पे जो सीटें लेंगे, नहीं लेंगे वो स्टेट में सीटें जाएंगी, फिर स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट। लेकिन ये जो साथ में काउंसलिंग होती है, इसकी वजह से जो हाई मेरिट वाले स्टेट है उन्हें नुकसान होता है, लो मेरिट वाले स्टेट को इसमें नुकसान नहीं होता है। जिनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है उन्हें इसमें नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा।
तो आई होप कि एमसीसी ये प्लान करे कि एक और राउंड बढ़ाए, जिससे कि कैंडिडेट्स को कम से कम स्टेट कोटा के राउंड 2 में अगर सीटें ना मिलें तो वो फिर एमसीसी के राउंड 3 में जाके किसी अदर स्टेट की सीटें ले सकें। ऐसा ये मेरा सोचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कैंडिडेट्स के लिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कैंडिडेट्स की यार एमसीसी का कट ऑफ राउंड 1 का इतना 630-40 गया और हमारी स्टेट का भी 625-30 चला गया, अब हमको सीटें कैसे मिलेंगी, हमारे तो 610 से 615। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कैंडिडेट्स को। तो इसको एक बार सोचना चाहिए इसके बारे में और राउंड को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल।